सभी सम्मानित पत्रकार साथीगण, आज हमारे राजनांदगांव प्रेस क्लब में हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए हमारे कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर और छत्तीसगढ़ प्रभारी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं, ऐसी शख्सियत आदरणीय राधिका खेड़ा जी उपस्थित हुई है। वो आप सबके बीच में आज प्रेस में अपना संबोधन देने और प्रेस वार्ता के लिए आई हैं। मैं सीधे बिना देर किए आपको उनके ले चलता हूं। साथ में हमारे आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश के वरिष्ठ और मंडल आयोग के भी हैं, साथ में हमारे महामंत्री भाई हनी ग्रेवाल जी भी हैं। मैं सीधा आप लोगों को आदरणीय राधिका खेड़ा जी के से संबोधित करवा रहा हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित सभी मीडिया के साथी सुरेंद्र शर्मा जी, कुलबीर छाबड़ा जी, हनी ग्रेवाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना समय निकालकर हमारी प्रेस वार्ता में आए। मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं संस्कार धानी में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रही हूँ, और जहाँ बहुत जल्द वर्तमान के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की फेयरवेल और विदाई होने वाली है, क्योंकि यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि एक वीवीआईपी एमएलए जो अब सिर्फ एक महज विधायक है, जिनके पास Z+ सिक्योरिटी है, तो उनके पास कोई नहीं पहुंच सकता। इतने वीवीआईपी हैं कि उनके आसपास जाके उनसे आम जनता का, राजनांदगांव के लोगों का बात करना ही बहुत कठिन है। उनकी क्या मुश्किलें हैं वो तो पहुंचाना बहुत दूर की बात है, उनकी क्या परेशानियां हैं वो तक नहीं बता सकते। जो हमारे सुख और दुख के लिए हमारे लिए नहीं खड़ा, तो उनका जनता ने फेयरवेल विदाई देने का फैसला कर लिया है। और यहाँ पे हमारे प्रत्याशी श्री गिरीश देवांगन जी, जो एक बहुत सरल व्यक्ति, एक किसान, जो बहुत आसानी से जनता के लिए उपलब्ध रहेंगे, हर समय उनकी खुशी, उनके गम, उनके दुख, उनके परेशानी सब सुनने के लिए। क्योंकि अगर कोई बड़ी से बड़ी परेशानी भी हो, मैं मानती हूँ अगर कोई आपकी सुनने वाला भी हो, तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाती है। चलिए अब डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर थोड़ी चर्चा करी जाए। डॉक्टर रमन सिंह के भ्रष्टाचार की तूती ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में, पर देश विदेश में भी खूब डंका बजा रही है। और विदेश से मेरा मतलब है पनामा पेपर्स से। रमन सिंह जी पूरे देश के एक लौते ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका पता पनामा पेपर्स में आया। उनके पते से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में निवेश किया गया। अब आपको पता ही है, मेरे से ज़्यादा आप लोग ये बेहतर जानते हैं कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह की एक ही पॉलिसी रही है, भ्रष्टाचार करो, छत्तीसगढ़ की जनता को लूटो और उनका पैसा ले जाके पनामा में छुपा दो। और सिर्फ पिताजी ही क्यों, पुत्र कैसे पीछे छूट जाए? अभिषेक सिंह, उनके पुत्र अभिषेक सिंह कैसे पीछे छूट सकते हैं? उनके नाम से भी अकाउंट खोला गया। तो पनामा पेपर में जो पता है, रमन मेडिकल स्टोर, विंध्यवासिनी वार्ड, कवर्धा, ये रमन सिंह जी का पैतृक निवास है, क्योंकि वो रहने वाले तो जी कवर्धा के हैं, राजनांदगांव के तो है नहीं। और अभिषेक सिंह के नाम पर ये अकाउंट खुला हुआ है। कांग्रेस ने जब इनका पहले तो ये बोलते रहे कौन अभिषेक सिंह, हम किसी अभिषेक सिंह को नहीं जानते। अभिषेक सिंह जो उनके पुत्र हैं, जो यहाँ से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, वो स्वयं बोलते थे कौन अभिषेक सिंह। फिर कांग्रेस ने इनका भांडा फोड़ा और पूरे तथ्यों के साथ, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने लेकर आए कि अभिषेक सिंह ही अभिषेक सिंह है। फिर अभिषेक सिंह ने माना कि हाँ मेरा नाम ही अभिषेक है। तो अब आगे की प्रेस वार्ता में मैं अभिषेक को अभिषेक, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम वही है, उसी से संबोधित करूंगी। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कल को कभी आपके नाम से कहीं पे कोई अकाउंट खुल जाए जिसमें करोड़ों की संपत्ति आए, और देश छोड़िए विदेश में एक अकाउंट खुलता है जिसमें करोड़ों की संपत्ति आती है, लाखों करोड़ रुपए काला धन आता है, इतना पैसा आता है, और आप उसकी एक शिकायत भी नहीं करेंगे। अजी भाई साहब, आजकल जमाना ऐसा है कि कोई भाई को भी 1000 रुपए अगर देने होते हैं ना, तो सगा भाई भी 10 बार सोचता है कि कैसे दे, कैसे वापस आएगा, या अपना आईडी देने पहले सोचते हैं। लेकिन एक मुख्यमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में अकाउंट खुल जाता है, अभिषेक सिंह के नाम से खुल जाता है, और कुछ नहीं किया जाता। एक भी
एक भी पुलिस चौकी नहीं है जहां पे इसकी कंप्लेंट लिखाई गई हो। ना एक बार कहा गया कि हमारे नाम से फेक अकाउंट बना हुआ है, कुछ नहीं है। पहले बोल दिया कि अभिषेक कौन है हम नहीं जानते, जब बाकी चीजें सामने आई, अरे उसके बाद ही लिखा देते रिपोर्ट, बता देते हम नहीं जानते कौन है, ढूंढिए। क्यों नहीं ढूंढा, कैसे उनके डॉक्यूमेंट उनके किसी के पास गए? पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि जो पनामा में पैसा है लाखों करोड़ों रुपया, वो आया कहां से? थोड़ी उसकी भी पड़ते और जांच करी जाए। वैसे तो बहुत सारे घोटाले हैं, समय कम पड़ जाएगा, घोटालों की लिस्ट कम नहीं पड़ेगी। और लगातार कांग्रेस पहले भी ये उठाती रही है, सरकार में आने से पहले, और आगे भी उठाती रहेगी। लेकिन कुछ मुख्य जो बहुत महत्वपूर्ण घोटाले हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि वो पनामा में पैसा आया कहां से। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की खरीदी आप लोगों को याद होगी, उस पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ। आरटीआई के माध्यम से हमें पता चला कि एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश यहां रची गई और एक ऐसी कंपनी को बीच में बिचौलिया बनाया गया जो सिर्फ एक निवेश कंपनी थी। उसका आज तक हेलीकॉप्टर खरीदी से, बेचने से, हेलीकॉप्टरों से जी कुछ लेना देना नहीं था। जिस कंपनी का हेलीकॉप्टर से कुछ लेना देना नहीं, टैक्स हेवन जहां पे सारे उल्टे काम होते हैं, वहां की वो कंपनी है, उसके थ्रू वो हेलीकॉप्टर लिया जाता है। बहुत बड़ी बड़ी साजिशें, कई लोगों के यहाँ पे नाम सामने आते हैं और बहुत सारा पैसा, बहुत सारा करोड़ों में पैसा पनामा में अभिषेक सिंह के अकाउंट में जमा होता है इस कंपनी के माध्यम से। आज तो एक तो जी हमें सोर्स ये पता चल गया कि पैसा यहाँ पे घोटाला होता है, एक कंपनी के साथ मिलके होता है, अभिषेक सिंह के अकाउंट में पैसे जाते हैं, दस्तावेज है, आरटीआई से ये पता चलता है। और मुझे ये समझ नहीं आता, जो ईडी अब छत्तीसगढ़ में बस गई है, चलिए पहले तो उनके पास समय नहीं था, अब तो ये भी पता चला है कि उन्होंने अपने बच्चों तक की एडमिशन यहाँ करा ली है, घर ले लिए है। तो चलो पहले आपको बहुत लंबा समय लगता था कि जी आए कैसे छत्तीसगढ़, अब तो आप यहाँ बस रहे। क्या ये दस्तावेज इनफ नहीं है कि ईडी की जांच हो? क्या केंद्र की जांच एजेंसियों के पास इतना समय नहीं है? क्या सिर्फ इलेक्शन डिपार्टमेंट का काम करती है ईडी और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के यहाँ जाएगी? क्यों नहीं जा रही जब आरटीआई और हर माध्यम से हमारे पास जवाब है? फिर आते हैं पीडीएस घोटाले के ऊपर। अब पीडीएस घोटाले पर रमन सिंह जी ने खूब वाहवाही लूट ली और वाहवाही लूटते लूटते छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा भी लूट लिया। आपको याद होगा 2013 में 56 लाख परिवार थे छत्तीसगढ़ में, तो 56 लाख परिवारों के राशन कार्ड इशू होने की जगह 72 लाख राशन कार्ड इशू हुए, 16 लाख ज्यादा। अब ये 16 लाख क्यों इस्तेमाल हुए? चुनाव जीतने के लिए हुए, कोई पैसा घोटाले के लिए हुए, किस लिए हुए? 16 लाख ये परिवार कहां से आए, कहां है? कोई इसके ऊपर जांच हुई? ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि 16 लाख एक्स्ट्रा राशन कार्ड बनाए गए, किसके कहने पे बनाए गए? कौन है वो 16 लाख लोग, कहां है और किस वो राशन कहां गया? और इसके साथ साथ आप सब जानते हैं कि नान घोटाला बहुत ही बड़ा घोटाला, 36,000 करोड़। और नान घोटाले की जब जांच हुई तो एक डायरी पाई गई, नान डायरी, उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सीएम मैडम। कौन है वो सीएम मैडम? वैसे तो डॉक्टर रमन सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े जुमले देते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी लाइनें देते हैं कि कांग्रेस ने ये वादा किया, वो वादा किया, कांग्रेस ये झूठ बोल रही है, और बहुत सारे झूठ बोलते हैं। लेकिन जब आप उनसे पूछेंगे रमन सिंह जी सीएम मैडम कौन है, तो उनके मुंह में दही जम जाएगी। और मैं मानती हूं कि आप जैसे कई पत्रकारों ने उनसे पूछा होगा, लेकिन आज तक मुझे बता दीजिए कभी जवाब मिला हो? हर जने पे आरोप लगाने आ जाते हैं, भूपेश बघेल जी पर, कांग्रेस सरकार पर, सब पे आरोप लगाते हैं, लेकिन सीएम मैडम कौन है ये आज तक डॉक्टर रमन सिंह ने किसी को नहीं बताया है। अब सीएम मैडम का नाम आ गया, तहकीकात हो गई, नान घोटाले के बारे में पता चल गया, 16 लाख एक्स्ट्रा अकाउंट राशन कार्ड बने, लेकिन ये सब भी फीका पड़ गया जी ईडी के लिए। वो ईडी जो एक मैगजीन में लेख आता है उसके ऊपर एक रेड कर देती है यहाँ पे आके, सिर्फ एक मैगजीन में एक मन घड़ंत कहानी के ऊपर एक मन घड़ंत कहानी लिखी जाती है, जैसे कथाएं होती थी जब हम पढ़ते थे मैगजीन के अंदर, और उसके ऊपर ईडी रेड कर देती है। पर इतने पुख्ता सबूत और डॉक्यूमेंट्स के साथ ईडी को अभी भी समय नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहां व्यस्त है इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद बात करते हैं एक और जो घोटाला हुआ, प्रियदर्शनी बैंक घोटाला। अब प्रियदर्शनी बैंक घोटाले के जो मुख्य आरोपी हैं उनका टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट में वो व्यक्ति बोलते हैं, मुख्य आरोपी,
कि जी मैंने तो 1 करोड़ रुपए डॉक्टर रमन सिंह को दिए और कई हजारों लाखों रुपए मैंने अन्य एमएलए को दिए और मंत्रियों को दिए। अब नार्को टेस्ट आपने करवाया, नार्को टेस्ट में सामने आ गया, फिर भी ईडी वहां नहीं जा रही। केंद्रीय एजेंसियां किस बात से डरती हैं? क्यों नहीं डॉक्टर रमन सिंह से पूछा जा रहा वो 1 करोड़ रुपए जो नार्को टेस्ट में उस व्यक्ति ने कहा वो कहाँ है? वो भी जी पनामा पहुंचा। अब बात आती है चिट फंड घोटाले की। चिट फंड घोटाले के चर्चे जी जो पूरे देश में हैं। अब रमन सिंह जी कलेक्टरों द्वारा चिट्ठी लिखवाते हैं और कंपनियों को यहाँ बुलाते हैं कि रोजगार मेला लगाएं और लोगों को रोजगार दें। वो कंपनियां आती हैं, मेला लगाती हैं और उन कंपनियों ने पूरे प्रदेश में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में दफ्तर खोले। अब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है कि फीते काटना उनको बहुत पसंद है। जहां जाते जी हम फीता काट दे, चाहे वो काम उन्होंने जो भी हो, हर चीज का फीता काटना है। उसी तरीके से मुख्यमंत्री उस समय के डॉक्टर रमन सिंह, सीएम मैडम, अभिषेक सिंह, अन्य एमएलए, अन्य मंत्री हर जगह फीते काटने पहुंच गए उन दफ्तरों के। और आखिर में क्या हुआ? जो डर था वो कंपनियां जी गायब हो गई और छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोगों की गाड़ी कमाई बचत का पैसा लेके ऐसे फरार हुई और सारा पैसा लेके भाग गई। लेकिन इस पे कोई जांच नहीं हुई। 2018 तक एक बार भी डॉक्टर रमन सिंह ने किसी भी कंपनी पे कोई जांच नहीं करी। तो इससे तो साफ है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। पनामा पेपर में अभिषेक और अभिषेक में भी पता चलता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। यहां भी पता चल रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। इन्हीं के देख रेख में सारे घोटाले हो रहे हैं और सारा पैसा, इसका मतलब ये सारी कंपनियां डॉक्टर रमन सिंह की ही साथ मिली हुई थी और सारा के सारा पैसा, छत्तीसगढ़ियों का पैसा, यहां से फिर पनामा में गया। अब इन विभिन्न घोटालों का जो पैसा है पनामा तो पहुंचा, लेकिन 4 मुख्य जगह थी। एक आपका पनामा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स पहुंचा, 2 जगह ऐसा पहुंचा जी लखनऊ और नागपुर। इसके भी तथ्य सबूत है। उस समय लखनऊ क्यों पहुंचा? क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कौन थे? राजनाथ सिंह जी लखनऊ में, तो एक पैसे का किस्त वहां जाती थी। और नागपुर, वहां से तो हम सब वाकिफ है, आरएसएस का मुख्यालय है। वो मुख्यालय जिसको हमारे देश के तिरंगे से भी नफरत है, हमारे देश का तिरंगा जिन्होंने नहीं लहराया वो छत्तीसगढ़ियों की गाड़ी कमाई का पैसा अपने पास मंगवाते रहे। और चौथा, कहां इस्तेमाल किया गया ये सारा पैसा? ये सारा पैसा लोकतंत्र का चीरहरण करने के लिए इस्तेमाल किया गया। और लोकतंत्र का चीरहरण करना तो जी भारतीय जनता पार्टी का डीएनए है। मोदी जी अधिकतर से हमेशा से सरकारें खरीदते आए हैं, एमएलए खरीदते आए, और उसी तरीके से जब अंतागढ़ का उपचुनाव हुआ था तो 7 करोड़ की रकम से हमारे प्रत्याशी को खरीदा गया था। इतना डर। और पैसा तो आपको मैंने बता ही दिया, सोर्स ऑफ इनकम कहाँ है, सब कुछ सामने है। लेकिन इलेक्शन डिपार्टमेंट मोदी जी का आज तक कहीं नहीं गया। आप खुद बताइए, रोमांचक कहानियों पे इलेक्शन डिपार्टमेंट काम करने आ जाता है, लेकिन इन तथ्यों में जिससे साबित हो रहा है कि गंगाधर ही शक्तिमान है, आज तक ईडी लगता है शक्तिमान से डरती है या मोदी जी उनको रोकते हैं। क्यों केंद्रीय एजेंसियां यहां नहीं आ रही? कब छत्तीसगढ़ियों का पैसा वापस आएगा? मोदी जी ने तो बड़े वादे किए थे कि काला धन बाहर से, विदेश से मैं लेकर आऊंगा। उनके खुद के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी खुद की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रमन सिंह जी सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। काला धन छत्तीसगढ़ से उठा के यहाँ पे वो ले गए हैं। वो कब वापस आएगा? 15-15 लाख सबके फोन में आने का मैसेज आया था। क्या किसी साथी के पास आज तक कोई मैसेज आया 15 लाख रुपए आने का? मैं इंतजार कर रही हूँ पिछले 9 साल से, मुझे आज तक, अभी तक तो कोई नहीं मिला जिसके पास वो आया हो। अरे हम छत्तीसगढ़ियों का ही पैसा वापस कर दीजिए। यहाँ का तो सामने पता है कि कौन लेकर गया। बाकी तो आपके मित्र नीरव भाई, इनके विजय माल्या तो भागे हुए। ये तो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, पूर्व मुख्यमंत्री है, यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दोबारा, सामने हैं और सारे तथ्य सामने हैं। लेकिन फिर भी ना वो पैसा वापस आ रहा है, ना अभिषेक सिंह द्वारा पैसा ले जाया गया वापस आ रहा है, ना रमन सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ियों का लूटा हुआ पैसा वापस आ रहा है। राजनांदगांव की जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार विदाई तो जी तय है और यहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आना है जो उनके बीच का हो। इसीलिए राजनांदगांव की जनता ने एक नारा दिया है, डॉक्टर के राज में बीमार हुई संस्कार धानी, डॉक्टर के राज में बीमार हुई संस्कार धानी, अब खत्म होगी भ्रष्ट बाप बेटे की कहानी। जय हिंद, जय कांग्रेस,
जय छत्तीसगढ़। आपके कोई सवाल हो तो? आपने आरोप लगाया है 15 साल भ्रष्टाचार हो गया, 5 साल आपकी सरकार रही, एक भ्रष्टाचार का खुलासा सरकार ने क्यों नहीं किया? उस एजेंसी पे काम क्यों नहीं किया? राज्य की, केंद्र की एजेंसी नहीं तो राज्य की इतनी एजेंसियां हैं जी। उसके देखिए, चिट फंड घोटाले में जो हुआ, कांग्रेस सरकार की वजह से बहुत लोगों को पैसा वापस भी मिला, हमने ये काम भी किया। रही बात की जांच हमने जब कराने की कोशिश करी, ये लोग जाके स्टे ले आते हैं, अदालत से स्टे ले आते हैं, जांच नहीं होने देते। झीरम घाटी तक की जब हम जांच कराने जाते हैं तो उसपे भी स्टे ले आते हैं। केंद्र सरकार, मोदी जी बार बार अपने भ्रष्ट वाइस प्रेसिडेंट, अपने भ्रष्ट पूर्व मुख्यमंत्री को बचाने के लिए, जैसा मैंने कहा कि आरएसएस मुख्यालय में जब पैसे की किस्तें पहुंची हैं, जो पैसा यहाँ से लूट के गया है, तो आरएसएस और मोदी जी खूब बचा रहे हैं, यहाँ से स्टे ले लिया जाता है। और मैं फिर बोलती हूँ, ईडी यहाँ पे बसी हुई है, इतना बसी हुई है कि अपने बच्चों तक की एडमिशन यहाँ करा ली है, ये सुनने में आता है। वो ईडी इन सब तथ्यों को जानने के बाद, जैसे मैंने आपको कहा, एक मैगजीन में रोमांचक कहानी पढ़ के वो यहाँ पे रेड कर देते हैं, तो क्यों नहीं जब तथ्य सामने है? और नान घोटाला उजागर हमने नहीं किया था, उनकी खुद की सरकार ने किया था, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने, कि ऐसा घोटाला हुआ है, तब भी ईडी यहां नहीं आई। ईडी पे ऐसा क्या दबाव है केंद्रीय, क्योंकि ये सारे पनामा पेपर्स हर जगह नाम सामने आए हैं, ऐसे क्या दबाव है और ऐसे क्या सीक्रेट्स है? क्या मोदी जी को भी उसमें से पैसा मिला है जो यहाँ की जांच नहीं हो रही? समझ रहे हैं कि आरएसएस मुख्यालय में वो पैसा गया है, इसलिए उसकी जांच नहीं करा रहे, लेकिन ये भी जांच का बहुत बड़ा इशू है कि जो पैसा वहां पहुंचा है, क्या ये रीजन है कि यहाँ पे जांच नहीं हो रही? और छत्तीसगढ़ की जनता ने इसीलिए 5 साल पहले इनकी विदाई करी थी, और अभी भी। मैडम सुनिए ना, आप अच्छा बोलती हैं, लेकिन पत्रकारों का भी आप पेपर एक मिनट क्यों नहीं जांच करेगी? मुझे ये बताइए कि मैं फिर रिपीट करूंगी, एक मैगजीन में आर्टिकल आता है कि फला फला इंसान ने फला फला कुछ किया, ईडी वहां पे आ जाती है, सुबह से रात तक रहती है, अगले दिन उनके परिवार को भी बुलाती है, इतने यहाँ पे चीजें होती है। लेकिन फिर बोलूंगी, नान घोटाला रमन सिंह की सरकार सामने लेकर आई थी, उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ, क्यों उसकी जांच नहीं हुई? पनामा पेपर्स हम नहीं लेकर आए थे, ये पूरा सारे दुनिया के सामने आया, छत्तीसगढ़ की क्या पूरे देश की बदनामी विश्व पटल पे हुई, तब भी जांच नहीं कराई गई। ये सारे घोटाले, चिटफंड घोटाला हुआ, मोदी जी उस पे भी चुप्पी साध गए। जो बार बार पे ईडी यहाँ भेजी जाती है, वो ईडी इनके घर क्यों नहीं जा रही? मैं तो आपकी सुनने ही आई हूँ सर। आप दूसरी सी बात को रिपीट कर रही हैं, क्योंकि ये सच्चाई है। सवाल तो नहीं है ना, मैं ले रही हूँ, आप भी पूछिए जी। पनामा पेपर का बात की आपने जी, इसी पेपर वार्ता में, प्रेस वार्ता में आपकी जो अभी उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने फाल्स कहा टीएससी बाबा देव, कितने पत्रकार बैठे हो, पूछिए। हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है, तो जो मेरी, या तो आप मुझे सबूत दिखा दीजिए, मैं आपको एक बहुत जिम्मेदार जवाब देती हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और बहुत जिम्मेदारी से आपको कह रही हूँ, हम अपने पटल से ना झूठ परोसते हैं, ना किसी कागज के बिना बात करते हैं, ना हम मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी है, ना हम डॉक्टर रमन सिंह है जो अनाल शनाब अनर्गल बयान देते हैं, और कोई भी चीज झूठी चीजें बोल देते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि वो गीता को, भगवत गीता को भी नहीं बख्शते हैं। और मैं चैलेंज करती हूँ यहाँ पे बैठ के डॉक्टर रमन सिंह को कि एक प्रूफ दिखा दे जो वो हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सब प्रूफ लेकर आते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने पटल से कोई भी बिना जिम्मेदारी के, बिना आंकड़ों के और बिना सबूत के, अरे जो आदमी अपने आप को पहचानने से मना कर दिया, ये तो आपके सामने है। क्या अभिषेक सिंह ने अपने आप को पहचानने से मना नहीं किया था? क्या अभिषेक सिंह ने ये नहीं कहा था कि मैं अभिषेक को नहीं जानता? फिर कैसे मान लिया कि मैं अभिषेक हूँ? कैसे माना उन्होंने? तो ये साबित है, ये सच्चाई है। झूठ बोलने वालों पे आप विश्वास करते हैं, और जो छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करते हैं और सच बोलते हैं, उनसे आप सवाल डालते हैं। जी, पनामा में कितना पैसा जमा है, कोई आंकड़ा है आपके पास? जी, पनामा में इतना पैसा जमा है कि उसके जीरो गिनने मुझे भी नहीं आते। फिगर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इसके बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। जो हमारे पास डेटा है, जो एजेंसीज ने सामने लाया, मैं अपने बयान के साथ मैं आपको बोल रही हूँ और रिस्पॉन्सिबली बोल रही हूँ, आपको पेपर्स के साथ कितने फिगर्स हैं वो आपको बता दिए जाएंगे, क्योंकि इतने घोटाले हैं। हम चाह रहे हैं कि जांच करी जाए, कितना पैसा पीडीएस घोटाले से, कितना पैसा जो ये सारा आपका जितने भी घोटाले में निकला, ये तो कम है। डीएमएफ घोटाला आपको पता है क्या हुआ था, ओपी चौधरी जिनको टिकट मिली है रायपुर से,
सॉरी छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से, और रमन सिंह जी के जो पूर्व दामाद हैं वो अभी भी बेल पे हैं। उन्होंने जो इतना बड़ा डीकेएस हॉस्पिटल का घोटाला किया वो भी आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। कितने घोटाले, पूर्व दामाद कितने घोटाले किए हैं, तो बाप बेटा पूर्व दामाद सबने छत्तीसगढ़ को मिलकर लूटा। क्या आपको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा उनके पास वापस आना चाहिए? हमने चिट फंड का स्कैम का पैसा लाने की कोशिश करी, जितना ला सके लेकर आए। बात बताइए जी। आप ये बोल रही है कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती जी, किस बेस पर संस्कारधारी की जनता कांग्रेस पर विश्वास करती? 5 साल के काम पर हमने 36। आपका सवाल बताइए। आपके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी विधानसभा चुनाव में आते हैं, सभा लेते हैं लंच चौक पे 9 नवंबर को, और बोलते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आती है तो पीएनसी मिल शुरू की जाएगी। राजनांदगांव की एक बहुत बड़ी मिल है, बहुत पुरानी मिल थी, है ना, हजारों लोगों को रोजगार मिलता था, वो शुरू की जाएगी। आज उस वादे को 5 साल हो चुके हैं। राहुल गांधी जी दोबारा आने की सोच रहे हैं, लेकिन वो किस मुंह से आएंगे? आप इसका जवाब नहीं, लोकल इशू। और आप बोलते हो कि कांग्रेस झूठ नहीं बोलती। देखिए, पहले तो ये डॉक्टर रमन सिंह के संबंध में काफी बातें हुई। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस झूठ बोल रही है कि अभिषेक सिंह वाला मुद्दा हम जबरदस्ती उछाल रहे हैं, तो क्या डॉक्टर रमन सिंह ने कहीं रिपोर्ट लिखाया, कहीं मानहानि का दावा किया? अगर हम उनको, उनके मान को, सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं तो ये इसका प्रतिकार उनको करना चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी किस मुंह से आएंगे, आधे घंटे तो राहुल गांधी वो मुंह लेके आएंगे जिस मुंह से उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और मैं उस पर बीएनसी पे जवाब दे रहा हूँ, बीएनसी पे जवाब दे रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनेंगे तो बीएनसी पे जवाब दे रहा हूँ। मतलब बीएनसी मिल्स के संबंध में वो जो जमीन है वो एनएमडीसी की है, और उस जमीन को उसको, उसकी जो प्रक्रिया है उसमें एनएमडीसी सहयोग नहीं कर रही। आपको मालूम है कि देखिए, नहीं, वहाँ पर मेरे जो जानकारी मिली थी एनएमडीसी में कह दिया एनटीपीसी की जमीन है, और उस जमीन के संबंध में छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्रवाई की है। एनटीपीसी के द्वारा उसमें एनओसी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, इस कारण वो बीएनसी मिल्स चालू नहीं हो सका है। ऐड कर दूं, एक लाइन ऐड कर दूं। अगर आप लोग धैर्य से सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगी। आप ये धैर्य से सुनिए, हम कहीं जा नहीं रहे। सारे जवाब आप एक सवाल आप 1 घंटा बैठाएंगे, मैं एक सवाल का जवाब दूंगी। सुन लीजिए, आपने बहुत अच्छा सवाल जो बोला कि किस मुंह से, उम्मीद करती हूँ, वैसे तो आपको ये मौका मिलेगा नहीं, ये भविष्यवाणी में यहाँ से कर देती हूँ, ये मौका आपको जीवन में नहीं मिलेगा, किसी पत्रकार को नहीं मिलेगा कि मोदी जी से सवाल पूछे कि 9 साल पहले जो आपने देश की जनता को वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, पेट्रोल डीजल के दाम 40 रुपए पे आ जाएंगे, डॉलर रुपया बराबर होगा। सुनिए, 15 लाख रुपए आप सबके, आप मेरी बात सुनिएगा सर, मैं आपकी बात, मैं आपको सारे जवाब दे रही हूँ, आपसे जवाब दे रही हूँ। आप पत्रकार है, पत्रकार की तरह धैर्य से सवाल सुनिए, जवाब देने दीजिए। आपको चिल्लाना है, मैं भी जोर से चिल्ला लेती हूँ सर, जवाब देने दीजिए। मैं कोई दावा नहीं कर रही, मैं जवाब दे रही हूँ, आप जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। चलिए, जवाब के चिल्लाना खत्म हो जाएगा, इधर से जवाब सब। आपको अगर जवाब चाहिए तो मैं जवाब दूंगी। मैं चिल्लाने का बॉस, मैं भी अच्छे से चिल्ला सकती हूँ जितना आप चिल्ला लें, लेकिन सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य बहुत धीरे से बोलता है। जी, 5 साल पहले भूपेश बघेल जी आए थे, जी, उसने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जी, और एक फाइल लाए थे, जी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये आज चुनाव मुद्दे में कोई बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभिषेक सिंह के पैनामा पेपर की बात करेंगे, उससे मुद्दे पर और कोई बात नहीं होगी। 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस
तो उन्होंने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी अभिषेक सिंह के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे पनामा पेपर। आज 5 साल बीत गए, पनामा पेपर का जिन एक बार फिर से वापस आ गया, तो आप इसके लिए कुछ बता दीजिए। ये जिन नहीं है, ये सत्य है जो सामने बताना। देखिए अभिषेक सिंह, हम तो हर रोज बोलते हैं। आपको मैं एक और बात बता दूं, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हर रोज डिबेट पे बैठती हूं और हर की वो पैसा पनामा का लेकर भाग गए। आप उठा के देख लीजिए, बार बार छत्तीसगढ़ आके छत्तीसगढ़ की जनता को बरगलाने का काम करते हैं। वो यहाँ से मैं आपके माध्यम से, क्योंकि चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का आप लोग, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री से भी ये सवाल पूछे कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे अभिषेक सिंह जो छत्तीसगढ़ियों की गाड़ी कमाई पनामा में ले जाके बैठे हुए हैं, उनके यहाँ पे ईडी कब आएगी? से मगर प्रत्याशी क्यों नहीं उतारा जाता कांग्रेस से? क्या भरोसा नहीं है कांग्रेस को लोकल नेताओं पे? कार्यकर्ता भी बाहर से आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। देखिए 240 से अधिक लोग पूरे देश से बड़े बड़े नेता आधिकारिक तौर पे आप लोगों ने ही छापा था, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे प्रचार करने आए हैं। क्या उनके पास स्थानीय नेता नहीं है प्रचार करने के लिए कि 200 से अधिक लोग जा रहे हैं? और गिरीश देवांगन जी राजनांदगांव के भांचा हैं, वो डॉक्टर रमन सिंह नहीं है कि आज 3 बार के विधायक रह चुके हैं और आज भी किराए के मकान में रहते हैं। कब खरीदेंगे डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पे अपना मकान? क्या आज तक वो राजनांदगांव को अपना घर नहीं मानते? पैसों की तो कमी है नहीं, थोड़े से रुपए ले आए, डॉलरों में है, यहाँ पे आके कई गुना हो जाएंगे क्योंकि मोदी जी ने रुपये की वो भी गिरा दी है, डॉलर में उनको ज्यादा पैसा मिलता है। थोड़ा सा पैसा पनामा से निकाले और यहाँ पे घर खरीद ले। क्यों आज तक डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव को अपना घर नहीं मानते? क्यों आज तक यहाँ पे अपना घर नहीं खरीदते? तो डॉक्टर रमन सिंह के पास नैतिक अधिकार नहीं है ये बात बोलने का या पूछने का कि कौन कौन है। और यहाँ पे मैं फिर बोलूंगी, गिरीश देवांगन जी यहाँ के भांचा है, उनके मामा यहाँ से, उनका ननिहाल यहाँ पे है और वो यहाँ पे घर भी लेंगे। और मैं फिर दावे से कहती हूँ, यहाँ पे दोबारा आऊंगी प्रेस वार्ता करने जब वो चुनाव जीतेंगे, और चुनाव का नतीजा जो भी हो, मैं बहुत दावे से और बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ कि यहाँ पे वो चुनाव के बाद अपना घर बनाएंगे। क्या रमन सिंह ये दावा कर सकते हैं और डेट बता सकते हैं कि उनका घर कब बनेगा? भूपेश बघेल जी ने कर्जमाफी की घोषणा की थी, पिछले बार भी की थी, फिर भी कर्जमाफी हुई। इसके बाद आप लोगों के सरकार द्वारा पोस्टरों में लिखा जाता है समृद्ध किसान। जब किसान समृद्ध हो गए तो जी, अब उम्मीद करती हूँ आप बिना मुझे टोके जवाब देने देंगे। देखिए आज किसानों के ऊपर अच्छा हुआ, मैं ये पॉइंट किसानों के, मैं उसके बाद आपका बिल्कुल लूंगी। इसी से लोकल कांग्रेस की नेताओं को वहां पर क्यों नहीं मिलता, क्यों उनको टिकट नहीं दी जाती, उसका जवाब आपने नहीं दिया। मैं इस पे भी आऊंगी, मैं किसान पे आके आपको पक्का जवाब दूंगी। क्योंकि आप कांग्रेस की बड़ी लीडर हैं, आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का हो रहा है, न कि बीजेपी का। बिल्कुल, जो सवाल मुझसे बीजेपी से करना होगा वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल, मैं आपको इसका भी जवाब दूंगी। मैंने आपको जवाब दे दिया, आगे आपको और भी चाहिए, मैंने अपना जवाब दे दिया, और भी दे दूंगी, लेकिन आती हूँ मैं सर, आप पक्का दूंगी। आपने बहुत अच्छा हुआ किसानों का मुद्दा उठाया, मैं बोलना भूल गई थी। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के किसानों को बहुत बहुत गाढ़ा गाढ़ा बधाई कि उनको एक बार फिर जो कर्जा उनके ऊपर रह गया है उसको माफ करा जाएगा। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। 5 साल पहले जब हमें ये सरकार मिली थी और उससे पहले सरकार बनने से पहले हमने वादा किया था कि 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। जब भूपेश बघेल जी ने ओथ लिया, उसके महज कुछ घंटों में, वादा 10 दिन का था, महज कुछ घंटों में 17 लाख करीब किसानों का हमने करीबन 9,500 करोड़ कर्जा माफ किया। आज जो कर्जा के आंकड़े हैं 6,500 करोड़ के आसपास है लगभग। और आज ये देखिए 17 लाख के करीब आधिकारिक किसान थे उस समय। आज यहाँ पे कितने किसान खेती कर रहे हैं? आज ऑन रिकॉर्ड 24 लाख से अधिक किसान खेती कर रहे हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट ये कि किसानी बढ़ी। दूसरा, पलायन घटा और जो लोग बाहर चले जाते थे मजदूरी करने खेतों में, वो वापस आके यहाँ किसानी कर रहे हैं। तीसरा, जो लेबरर्स थे वो आज खेती कर रहे हैं। रकबा बढ़ा है खेती का छत्तीसगढ़ में, किसान समृद्ध हो रहा है, बढ़ रहा है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि 5 साल में से 2 साल से ज्यादा कोरोना काल में बीते। 2 साल में जब कोरोना काल हुआ, हर इंसान के ऊपर कर्जा आया। कोई ऐसा नहीं था सिवाय मोदी जी के अडानी मित्र के, जिनको रबड़ी की जगह, जिनको वो रबड़ी परोसते थे, जिन पे कोई कर्जा नहीं आया। बाकी हर व्यक्ति पे भारत के कोई ना कोई कर्जा आया। शायद कोई इंस्टॉलमेंट फोन की थी, घर की थी या किसी और चीज की, क्योंकि 2 साल सब घर में बंद हो गए। लेकिन फिर भी अगर कर्जा 9,500 से 6,500 करोड़ पे आया है, तो आप ये देखिए कि हमारे किसान कितने आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने
जो इंस्टॉलमेंट्स दी राजीव गांधी न्याय योजना के हिसाब से, देखिए 4 इंस्टॉलमेंट्स जाती हैं। एक मई में जाती है जब किसान अपनी खेती की तैयारी कर रहा होता है, अगस्त में जब वो अपना बीज बोने लगता है, दिवाली और त्योहारों के समय जब सबसे ज्यादा आपको